eminent personalities from different fields, teachers, participants, my senior, Dr. Anjum, my classmate, Dr. Seema, Dr. Vikram from Delhi, ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to organizers for providing me an opportunity to speak in front of you on the topic Yoga for Rejuvenation. I am assigned by Dr. Anjum only 35 to 40 minutes. It is very difficult to talk in the limited duration of time, but I will try to my level best to present my presentation on the topic Yoga for Rejuvenation. I'm also directed by her to speak in both the languages, English as well as Hindi. So I will speak in both the languages, English as well as Hindi. बात होगी योग से नवोन्मेष, योग से कायाकल्प, rejuvenation through yoga or yoga for rejuvenation. Dear friends, in the field of yoga there is no standardization. मेरी इस बात से आप सब सहमत होंगे कि योग के क्षेत्र में स्तरीयता नहीं है. बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान दिग्गज जो कि योग के क्षेत्र से हैं, कुछ अपना इंडिविजुअल इम्पैक्ट उसमें ऐड किया है. दे एडेड देयर इंडिविजुअल इम्पैक्ट, बट आई विल टॉक ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर. लेकिन मैं जो आप सबके सामने बात करूंगा वो स्तरीय साहित्य पर आधारित होगी. यदि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, इफ आई आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू, कैन वी लिंक योग विद एनी रिलीजन, कि क्या हम योग को किसी एक धर्म विशेष से जोड़ सकते हैं, तो एक समाज का एक तबका कहेगा कि यस वी कैन लिंक, बट नो, वी कैन नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन. योग का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है. क्यों नहीं है, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. इसके जस्टिफिकेशन के लिए यदि हम किसी रिलीजन की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट एनी रिलीजन, वी ऑल नो दैट रिलीजन इज प्योरली बेस्ड ऑन फेथ. कोई भी धर्म विशेष पूर्णतः आस्था पर, विश्वास पर आधारित है. लेकिन दूसरी तरफ योग ना आस्था पर आधारित है, ना विश्वास पर आधारित है. योग हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स separate yoga from any religion, and there are three main characteristics, and these characteristics separate yoga from religion. These are: yoga is existential, we may feel the existence of yoga. Yoga is experiential, after practicing a practical session or a meditative session we can experience. And the last characteristic that separate yoga with any religion, that is yoga is experimental. Various research studies, various clinical researches has been conducted on yoga, but you will never find any clinical research in the field of on any religion, etc. So my humble request to you all कि we should not link yoga with any religion. अब मैं अपने प्रस्तुतिकरण पर आता हूं. योगा फॉर रिजुवेनेशन, कि योग से नवोन्मेष, हम योग से अपनी कायाकल्प कैसे करें, हम योग से अपना नवोन्मेष कैसे करें. My slide is visible? Dr. Anjum, my slide is visible? Hello? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. I will talk on yoga for rejuvenation. उससे पहले, as I have said earlier, पहले मैं कह चुका हूं कि विभिन्न साहित्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में योग को अलग अलग से परिभाषित किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, यदि उदाहरण लेकर चलें, इन वेदांतास, वेदों में कहा गया है टू बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज नोन एज योग. जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना योग है. Slide is not visible. Sorry. हेलो हेलो, my voice is audible? Yes, sir, you are audible. And Yes, Rajiv ji. My slide is also my slide is also visible. Yeah, your slide is also visible. Okay, thank you, sincere thanks to you.
बात हो रही थी कि वेदों में क्या कहा गया, उपनिषद में क्या कहा गया, तो देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन अब बात करेंगे स्टैंडर्ड लिटरेचर पर, जहां पर योग की बात आती है तो महर्षि पतंजलि का नाम हमेशा सबके सामने आता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ योग ऑन द basis of the literature which is given to us by Maharshi Patanjali, that is known as योग सूत्र। हमें पता है कि उन्होंने हमें 4 सूत्र दिए, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। एंड इन दैट हाउ महर्षि पतंजलि डिफाइंड योग, कि महर्षि पतंजलि ने योग को क्या कहा, कैसे परिभाषित किया। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योग अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। According to Maharshi Patanjali, योग is a cessation. Cessation means to stop, रोकना, निरोध करना। लेकिन then question arises, what type of cessation? Yoga is a cessation of the thought waves. Then the question arises, what do you mean by thought waves? Thought waves means vratis. It means yoga is a cessation of the vratis. Another question arises in the mind. एक और question उठा, from where these thought waves arises? These thought waves arises from our mind stuff. Mind stuff is the entirety of human mind, complete storage of our human mind, that is known as mind stuff, that is known as चित्त। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना योग है, कोई नई बात नहीं है। We all know that cessation of the thought waves of mind stuff। लेकिन सोचने की बात है कि what do you mean by mind stuff? ये हमारा चित्त है क्या? चित्त इज ए कॉस्मिक माइंड, जो कि एक कॉस्मिक माइंड का एक छोटा सा पोर्शन है, दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड, दैट हैज टेकन ए शेप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए माइंड स्टफ, चित्त। और एक उदाहरण के साथ हम कह सकते हैं, अगर एक एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहूं, दैट इज ए स्मॉल वेव इन द ओशन ऑफ द कॉस्मिक माइंड। कॉस्मिक माइंड को एक पूरा एक समुद्र यदि हम मान लें, उसकी छोटी सी वेव है जिसका इंडिविजुअलाइजेशन हुआ, जिसका कि व्यक्तिकरण हुआ और हमारे माइंड स्टफ का चित्त का रूप लिया। एंड दैट इज ऑल प्रिवेडिंग, दैट इज नोटिसेबल एवरीवेयर, बट दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड, दैट इज नोन एज माइंड स्टफ। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट योग इज द सेसेशन ऑफ द थॉट्स वेव्स ऑफ माइंड स्टफ। केवल अर्थ की बात की, लेकिन मेरा मुद्दा बात करने का है कि हाउ टू रिजुविनेट बाय द हेल्प ऑफ योग, कि हम योग के माध्यम से अपना नवोन्मेष कैसे करें। अर्थ के बाद मेन मुद्दे पर बढ़ने से पहले एक और बात करते हैं कि योग की उत्पत्ति कहां से हुई, कि योग इसका ओरिजिन कहां से हुआ, फ्रॉम वेयर द योग वाज ओरिजिनेटेड। आई विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। जैसा पहले बात हो चुकी है कि जहां योग की बात आती है तो महर्षि पतंजलि की बात आती है, और समाज का एक बड़ा तबका मानता है कि महर्षि पतंजलि ने, काफी मेरी चर्चा काफी लोगों से होती है, एक तबका मानता है कि महर्षि पतंजलि ने योग की उत्पत्ति की होगी। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ योग, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ महर्षि पतंजलि was born in between 484 to 428 BC. It means the existence of Maharshi Patanjali was 2000 to 2500 years earlier, केवल 2-2,500 साल पहले। यदि महर्षि पतंजलि ने योग की उत्पत्ति की, योग को जन्म दिया, इसका मतलब योग का इतिहास तो केवल 2,500 साल पुराना होना चाहिए। नो, इफ वी सी द नॉन हिस्ट्री, केवल यदि हम ज्ञात इतिहास की ही बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, देयर आर वेरियस एविडेंसेस। दीज एविडेंसेस प्रूव्स दैट एट दैट टाइम द योग वाज प्रैक्टिस्ड ऑन मुद्रास, जो भी उस समय की करेंसी थी, मुद्रा थी। एक विकट आसनों की श्रेणी भद्रासन, द भद्रासन उस मुद्रा पर अंकित था। दैट प्रूव्स दैट एट द टाइम ऑफ इंडस वैली योग वाज प्रैक्टिस्ड। यहां तक कि प्रस्तर अभिलेख, रॉक इंस्क्रिप्चर्स पर भी अभिलेख मिलेंगे जो कि योग के बारे में है, ये सिद्ध करता है। तो हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। योग की तो नॉन हिस्ट्री ही, कब, सिंधु घाटी कब की बात है, 3900 BC, 3900 BC, तो योग की तो 6000 साल पुरानी तो नॉन हिस्ट्री है। अब प्रश्न उठा
कि महर्षि पतंजलि का नाम ही इतना क्यों? यह भी एक प्रश्न है। इसका कारण है कि महर्षि पतंजलि पहले थे हु गेव योग ए साइंटिफिक बेस, जिन्होंने वैज्ञानिक आधार दिया योग को। उससे पहले एक पारंपरिक योग का अभ्यास होता था। महर्षि पतंजलि classified vratis, classified thought waves scientifically, praman, viparya, vikalpa, nidra, smriti, means right cognition, wrong perception, imagination, sleep, etc. So he was extraordinarily genius. He gave us three literatures. एक व्यक्ति विभिन्न तीन क्षेत्रों के जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उन्होंने व्याकरण महाभाष्य दी टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ स्पीच, उन्होंने योग सूत्र दिया टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड, उन्होंने हमें आयुर्वेद महासंपदा दी टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ बॉडी। तीनों क्षेत्र, कहाँ आयुर्वेद, कहाँ ग्रामर और कहाँ योग, तीनों विभिन्न क्षेत्र एक ही व्यक्ति ने हमें दिया। ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जीनियस। अब बात करते हैं मुद्दे की कि हाउ टू रिजुविनेट। लेकिन उससे पहले एक और बात करना चाहूंगा कि यदि महर्षि पतंजलि ने योग की उत्पत्ति नहीं की तो योग का ओरिजिन हुआ कहां से? इंडस वैली से पहले भी, या कहीं इसका ओरिजिन कहीं से तो होगा। एक योग के बहुत बड़े प्रगाढ़ विद्वानों का और लिटरेचर का मानना है कि योग की उत्पत्ति हुई सांख्य फिलोसफी से। योग वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सांख्य फिलोसफी। सांख्य मीन्स सम्यक, सम्यक मीन्स करेक्ट। द करेक्ट नॉलेज इज नोन एज सांख्य। सांख्य मीन्स which is ethically correct, which is morally correct, that is known as Sankhya. According to Sankhya philosophy, or we can say that Sankhya is the theory, Yoga is the practice. सांख्य से एक बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों का मानना है कि सांख्य फिलॉसफी के, सांख्य दर्शन के प्रैक्टिकल पार्ट को सेपरेट करके, विभाजित करके योग का रूप दे दिया गया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सांख्य देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी। सांख्य के अनुसार हमारा शरीर दो चीजों से मिलकर बना है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मीन्स प्राइमल नेचर, पुरुष मीन्स कॉस्मिक एंटाइटी, चेतन, जो चेतना हमारी है। एंड दिस प्रकृति, that means primal nature, has three universal elements, that has three elements, that is static, action and light. These are three universal modes, and we also know that exist in our body also exist outside the body. We also have these three universal modes. Static, यदि योग की भाषा में बात करें, static means tamas, action means rajas, light means sattva. We all, this universe has these all three modes, as well as we have all these three modes. Purush is, if we divide Purush into two subwords, this word consists of two subwords, Pur and Sha. Pur means a boundary, Bharatpur, Kanpur. Pur means boundary, a limitation, and Sha means restfulness, एक पूर्ण आराम की अवस्था. Purush means a restful unit that resides in the body boundary. शरीर नाम की बॉडी बाउंड्री में जो आराम की अवस्था में पुरुष, that is known as a purush. It means purush are many, every individual has a purush, but the prakriti is a single that is very powerful. Or we can say that in the single sentence we can say that prakriti ने ही उत्पत्ति की पुरुष की. इट मीन्स प्रकृति इज ए सोल क्रिएटर. तो यह कंसेप्ट था. तो कुल मिलाकर अंतिम इसकी बात करते हैं सांख्य फिलोसफी की, चाहे यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें या अपने खुद की बात करें. इफ द बैलेंस बिटवीन दीज थ्री यूनिवर्सल मोड, स्टैटिक, एक्शन एंड लाइट, सत्व, रजस एंड तमस, दैट इज नोन एज प्रकृति. इफ इम्बैलेंस टेक्स प्लेस बिटवीन दीज, अमंग दीज थ्री, यदि इन तीनों के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, सत्व, रजस, तमस में, स्टैटिक, एक्शन और लाइट में, विकृति टेक्स प्लेस. तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दीज यूनिवर्सल मोड्स, दैट इज नोन एज सत्व, रजस, तमस, और this is written in front of you, that is static, action and light. The proper proportion should be there among these three universal modes. अब बात करते हैं आगे सिग्निफिकेंस ऑफ योग. एक व्यक्ति
के मस्तिष्क में जरूर आता होगा कि मैं योग क्यों करूं। काफी हद तक तो हम जान गए हैं योग के लाभ के बारे में। टू ए ग्रेट एक्सटेंट वी आर फेमिलियर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योग और सिग्निफिकेंस ऑफ योग, की योग का महत्व क्या है। In the first part of my presentation, I will discuss about the significance of yoga, means the benefits of yoga on the basis of the comments given by great yogis। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने कहा है कि योग से ये फायदा होगा, योग से ये लाभ होगा, योग से ये लाभ होगा। First I will start the comment given by Manu regarding the significance of yoga। क्या कहा उन्होंने। According to Manu, yoga is a remedy against the evil tendencies of mind and sense organs। We can control the evil tendencies of both mind as well as sense organs। दोनों की त्रुटियों को, माइंड की त्रुटि को, सेंस ऑर्गन्स की त्रुटि को, जो भी इसमें व्याधियां हैं, जो भी उसमें कमियां हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं योग के माध्यम से। दिस कमेंट I have taken this comment from the literature that is written by Manu। लेकिन यदि इस कथन की हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मनु वी कैन कंट्रोल द एविल टेंडेंसीज ऑफ बोथ, दैट इज माइंड एज वेल सेंस ऑर्गन्स, बट ही डिड नॉट डिफाइन what are the evil tendencies of mind and what are the evil tendencies of sense organs। It means we can say that the comment given by Manu is incomplete in sense। अपने आप में अपूर्ण है। आप इन्होंने कह दिया कि yes we can control, लेकिन बताना चाहिए ना कि what are the evil tendencies of mind and what are the evil tendencies of sense organs। After the brief description given by Manu, I will proceed to the comment given by Kuluka। कुलुका ने कुछ नया नहीं कहा। कुलुका जी ने जो कहा, द कमेंट गिवन बाय कुलुका वाज एन एडिशनल कमेंट टू द कमेंट गिवन बाय मनु। जो मनु जी के कमेंट में अधूरापन था उसको पूरा किया। अकॉर्डिंग टू कुलुका, द एविल टेंडेंसीज ऑफ माइंड आर ओनली टू लव एंड हेटेड। या लव प्यार शब्द नहीं, डिक्शनरी मीनिंग आसक्ति की बात करें जिसके बिना रह ही ना पाए। Love and hatred both comes under the evil tendencies of mind according to Kuluka ji। And the evil tendency of sense organ is attraction of individual towards any external object। किसी भी बाहरी पदार्थ, बाहरी भौतिक पदार्थ के प्रति भी आसक्ति उत्पन्न कर लेना भी एक evil tendency है sense organs की। It means all these three evil tendencies, two belongs to mind, love and hatred, one belong to sense organ, that is attraction of individual towards external object। All these three can be controlled by a single practice, that is yogic practice। Now by Swatma Rama। स्वात्मा रामा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा एक्सटर्नलाइज्ड लिटरेचर, उसमें से एक स्वात्मा रामा जी ने हमें दिया, उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका। द टेक्स्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन हठ योगा, फोर्सफुल योग। और हठ योग प्रदीपिका में स्वात्मा रामा जी ने क्या कहा, योग अलोन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द एविल टेंडेंसीज ऑफ माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ अदर प्रैक्टिसेस। दूसरे प्रकार के किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है यदि योग को अपना लिया जाए। दैट इज अ प्रैक्टिस विच इज कंप्लीट इन नेचर। वो अपने आप में पूर्ण अभ्यास है टू ओवरकम द एविल टेंडेंसीज ऑफ माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। तीनों ने ही एविल टेंडेंसीज की बात की है, माइंड की और सेंस ऑर्गन्स की। अब एक दिग्गज की, एक प्रगाढ़ विद्वान की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि के। सबने नाम सुना है। महर्षि पतंजलि गेव the clear exposition about the spiritual development of the individual। महर्षि पतंजलि ने spiritual development के बारे में खुलकर कहा, बहुत कहा। क्या कहा? According to महर्षि पतंजलि, the spiritual development of the individual depends on two factors। यदि कोई आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ना चाहता है तो दो कारक अर्जित करने होंगे। उन कारकों को अर्जित किए बिना हम सोच भी नहीं सकते। These are two essential factors to attain spirituality। The first one is the individual must be able to cross the obstacle which is in between individual and spiritual light। The individual may face various barriers in between the individual and spiritual light। यानी व्यक्ति जिस रास्ते पर चलेगा, आध्यात्मिक प्रकाश के रास्ते पर चलना चाहेगा, तो बीच में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी और उन बाधाओं को दूर करने की क्षमता विकसित करनी होगी। अदरवाइज no one can think about spirituality। And second is the most important, the individual must be able to fix the wandering mind। जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है उसको एकाग्र करने की क्षमता विकसित करनी होगी। And according to महर्षि पतंजलि, all these two required factors, ये दोनों ही कारक जो स्पिरिचुअलिटी के लिए आवश्यक हैं, which are required for spirituality, can be attained by a single practice, by practicing
Yog, by practicing yog, we may break the obstacle which is in between individual and spiritual light, and we may fix our wandering mind. हमारा ध्यान भी इधर उधर भटकता है, उसको एकाग्र की करने की क्षमता हम विकसित कर लेते हैं by practicing योग. एक और की बात करते हैं, ऋषि श्वेताश्वर. कुछ नया नहीं कहा. According to ऋषि श्वेताश्वर, we can control the defects of mind. ऋषि श्वेताश्वर ने कहा है कि हम माइंड के डिफेक्ट्स को नियंत्रित कर सकते हैं. कोई नई बात नहीं कही, जो बात सबने कही वो इन्होंने कहा. अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. थोड़ा समय इसमें कम लूंगा मैं, क्योंकि मेन पार्ट पर अधिक चर्चा करनी है. डॉक्टर अंजुम ने तो एक समय सीमा निर्धारित की हुई है, सो आई विल प्रोसीड वेरी फास्ट नाउ. कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की बात करते हैं. WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप सबने डेफिनेशन सुनी है. हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. और बाद ये 1948 की परिभाषा, उसके बाद 1990 और 91 के आसपास उसमें और भी दूसरे आयाम, वेरियस डायमेंशंस हैज बीन एडेड, स्पिरिचुअल, इमोशनल एक्सेट्रा. लेकिन इस परिभाषा को यहाँ रखने का मेरा उद्देश्य है कि हम एक आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता की परिभाषा के बारे में भी जान ले, और वी कैन कंपेयर बोथ द डेफिनेशंस. जो सुश्रुत संहिता की डेफिनेशन है, समदोष है, समाग्निश, समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रियाना स्वस्थ इत्यभिधीयते. इट मीन्स the definition is completely balanced. Samadosh, there should be balance between doshas, vata, pitta, kapha. Otherwise that will lead to illness. Samagnisha, we know that the heat is produced by our largest gland, liver. अधिक करेगा प्रोड्यूस तो भी हार्मफुल है, लो करेगा तो स्लगिश डाइजेशन होगा. समदोष है, समाग्निश, समधातु, there shall be or there should be balance between different elements of the body. रस, रक्त, मांस, मज्जा एक्सेट्रा, देयर शुड बी बैलेंस. इनके बीच में भी संतुलन होना चाहिए. प्रसन्न आत्म मन इंद्रियां, यानी हमारा मन भी प्रसन्न रहे, आत्मा भी प्रसन्न रहे, और हमारी सभी इंद्रियां भी संतुष्ट रहे. यही अच्छा स्वास्थ्य है. और यह इस परिभाषा में जो स्वास्थ्य को कहा गया है, दिस कैन बी फुलफिल्ड बाय प्रैक्टिसिंग योग. योग के अभ्यास से जो इस परिभाषा में आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, दैट में बी फुलफिल्ड, उसकी पूर्ति होती है, और वी कैन रिजुविनेट आवरसेल्व्स. अब थोड़ी और एक और मैं बताना चाहूंगा कि योग also has positive impact on our systems. There are some physiological effects also. और उन सब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट को, एक प्रभाव को मैंने लिया है, इंप्रूविंग GLAS, ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम. हम सब जानते हैं कि इमीडिएट सोर्स हमारा है जो कि फॉस्फेजिन सिस्टम है, जो कि ATP और CP के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित होती है. उसके बाद ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम कार्य करना शुरू करता है. तो योग में आई हैव कोटेड दिस, आई हैव टेकन दिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल रिसर्चेस. व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, each glycogen molecule is converted into 2 pyruvic acid molecules. That is a natural process, and these pyruvic acid molecules enter into the cell. ये कोशिका में प्रवेश करते हैं. और हम जानते हैं कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन उपलब्ध है. The oxygen is present in mitochondria, and these pyruvic acid molecules react with oxygen and produce energy. यह प्रक्रिया हुई. इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तभी ठीक ऊर्जा का उत्पादन होगा. जिस पायरुविक मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिली, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. तो ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ, दैट लीड्स टू फटीग. बाय प्रैक्टिसिंग योग, स्पेशली बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम प्रैक्टिसेस, वेरियस क्लिनिकल रिसर्चेस हैज बीन कंडक्टेड ऑन प्राणायाम प्रैक्टिस. बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, दैट इज वन लिम्ब ऑफ योग, more oxygen can be supplied at tissue levels. It means we can decrease the production of lactic acid. It means in the simple words, एक आम भाषा में, एक लेमैन की भाषा में हम कह सकते हैं, we can delay the fatigue for longer duration. हम देर तक थकान को दूर रख सकते हैं. रिजुविनेशन अपने आप होगा. अब थोड़ा रिजुविनेशन की बात करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर रिजुविनेशन. उसके बिना वी शुड गिव स्ट्रेस ऑन आवर रूट. हम अपने रूट को, अपनी जड़ों को संचित करें, छलकते हुए शरीर को छोड़कर.
तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम सब जानते हैं कि आवर बॉडी इज कंसिस्टेड ऑफ 72,000 नाड़ी। हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों से बनकर मिला है अकॉर्डिंग टू योगिक कंसेप्ट, योगिक धारणा के अनुसार। एंड आउट ऑफ दीज 72,000 नाड़ीज 3 आर मेन, ईडा, पिंगला, सुषमना। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पूरा रिजुविनेशन, पूरा नवोन्मेष, पूरा कायाकल्प इन नाड़ियों पर अब निर्भर है। 72,000 नाड़ियों में से 3 मुख्य, ईडा, पिंगला, सुषमना। लेमैन की भाषा में यदि हम बात करें, ईडा नाड़ी मींस और लेफ्ट नॉस्ट्रल, दैट हैज कोल्ड इफेक्ट, जिसके शीत प्रभाव है। और हमें पता है कि शीतलता का द्योतक, शीतलता को दर्शाने वाले हैं चंद्रमा। ड्यू टू इट्स कोल्ड इफेक्ट दिस नाड़ी इज नोन एज चंद्र नाड़ी। अब तक के मेरे कथन में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है कि दिस नाड़ी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अवर एक्सक्रेटरी सिस्टम, कि हमारे उत्सर्जन तंत्र को नियंत्रित करती है ईडा नाड़ी। पासिंग ऑफ स्टूल, पासिंग ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ स्वेट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ईडा नाड़ी। यदि एक्सक्रेटरी सिस्टम से, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कोई व्याधि पैदा होती है, इट मींस द रूट कॉज इज डिफेक्ट ऑफ ईडा नाड़ी। ऑन द अदर हैंड, राइट नोस्ट्रल इज नोन एज सुषमना नाड़ी, दैट हैज वार्म इफेक्ट। और हम सब जानते हैं कि उष्णता को कौन दर्शाता है? सूर्य। ड्यू टू इट्स वार्म इफेक्ट दिस सुषमना नाड़ी, दिस पिंगला नाड़ी, this Pingala nadi, right nostril, is known as, has warm effect. So due to its warm effect, this nadi is known as Surya nadi. And the Sushmana nadi is the junction between these two. And this nadi is responsible to maintain the balance between Ida and Pingala nadi. That is the third nadi, Sushma. For rejuvenation, के लिए, कायाकल्प के लिए, उच्चतम स्वास्थ्य के लिए, the balance between ईडा and पिंगला नाड़ी is required, and this balance takes place by the help of सुषमना नाड़ी. Now the question arises, how this balance takes place? कि है संतुलन ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में कैसे स्थापित किया जाता है for rejuvenation? That takes place by the help of chakras, और यह घटित होता है चक्रों के माध्यम से. तो एक नया शब्द आया, there is a new word, chakras. Chakras are, नाड़ीज आर माइक्रोवेसल्स। नाड़ियों की बात की थी जो 72,000 थी, 72,000 थी, जिनमें से 3 की चर्चा हुई थी, ईडा, पिंगला, सुषमना, लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल, एंड द सुषमना सिचुएटेड एट आवर स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द जंक्शन बिटवीन दीज टू. थ्रू नाड़ीज प्राण ऑफ द इंडिविजुअल फ्लोज, and pran is drop of that cosmic consciousness that enters in our body and we are alive. In the same manner, body chakras are energy centers. Chakras are energy centers. These produces energy. These produces different types of energies, and this energy is distributed to the different parts of the body by the help of nadis. अभी तक हम केवल ये बात कर रहे हैं कि how to maintain balance between ईडा and पिंगला, and this balance takes place by the help of Sushmana, by the help of chakras. And there are 7 chakras from bottom to top: Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddhi, Agnya, Sahasrara. These are 7 energy centers in our body, and these produces different types of energies. आगे चलते हैं. If we talk about the location, Muladhara chakra is situated at opening of anus, or we can say that this is situated at our supraanal gland. Swadhisthana chakra is situated at our sexual organs, or we can say that that is situated at our gonads. Manipur chakra is situated at our abdomen, नाभि पर स्थित है, or we can say that near to adrenal gland or pancreas. Anahat chakra is situated at our heart region or at the chest. Vishuddhi chakra is situated at neck region, or we can say that this is situated at our thyroid gland. And Agya chakra is situated in between our eyebrows, or we can say that this is situated at our master gland, that is known as pituitary gland. And the last, Sahasrara chakra, that is situated at top of head vertex, or we can see that that is situated at our smallest gland, that is known as pineal gland. बात कर रहे थे, we are talking about how to maintain the balance between ईडा and Pingala nadi. Again I repeat, that takes place by the Sushmana, and that takes place by the help of chakras, by the help of these 7 chakras. Balance between ईडा, Pingala takes place by the help of
nadi, Sushmana nadi, by the help of chakras and by the help of the activation of Kundalini. एक और नया शब्द आया. Now new word is in front of us कि कुंडलनी. Now what do you mean by कुंडलनी? अब ये कुंडलनी क्या है? कुंडलनी that is situated at मूलाधार चक्र. वास्तव में मूलाधार नहीं, that is situated at sacral bone, sacrum, the last part of our spinal cord that is triangular in shape, and this has 3.5 rounds. Each round denotes something. First round denotes sattva, second round denotes rajas, third round denotes tamas. जिस व्यक्ति विशेष में ये पहला राउंड डोमिनेट करेगा, द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट. हर व्यक्ति चाहता. जिसमें रजस डोमिनेट करेगा, द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ वासनास एंड क्रियाज, वो वासनाओं क्रियाओं से भरा होगा. जिसमें तमस की अधिकता होगी, द इंडिविजुअल विल बी डल माइंडेड, वो जड़ बुद्धि होगा. एवरी इंडिविजुअल, हम सब में, वी हैव ऑल दीज 3 यूनिवर्सल मोड, सत्व रजस तमस, बट द प्रोपोर्शन में बी डिफरेंट. अनुपात तीनों का हर व्यक्ति विशेष में अलग अलग हो सकता है. अब हम तो बात कर रहे हैं रिजुविनेशन की, बाय मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी, एंड दैट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सुषुम्ना. चर्चा हो चुकी है. बाय द हेल्प ऑफ चक्रास और कुंडलनी इनएक्टिवेटेड स्टेट में, अजागृत अवस्था में, दैट इज सिचुएटेड एट मूलाधार चक्रा और सैक्रल बोन, सैक्रम बोन पर. आफ्टर एक्टिवेशन थ्रू रेगुलर practice of yoga, this kundalini starts activating, reaches at sahasrara chakra via all the chakras from Mooladhara to Swadhisthana to Manipur, Anahat, Vishuddhi, Agya and Sahasrara. And after activation of the kundalini, the individual leads towards self realization. एक शब्द सुना होगा कि हम आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करते हैं, लेकिन और अच्छी तरह से जो कि सबके समझ में आए, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्स प्लेस, हमारी चेतना का विकास होता है. तो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान में कहा गया है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन. एंड इन ऑल ऑफ अस, हम सब में ओनली कॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, बट बाय प्रैक्टिसिंग yoga we can activate the functioning of subconscious as well as unconscious mind. These will start assisting conscious mind. योग कहता है केवल ये 3 नहीं, instead of these 3, conscious, subconscious and conscious, there is a 4th state of mind also, that is known as superconscious mind, param chetan man. By practicing yoga we can attain the state of param chetan man, we can attain the state of superconscious mind also. So, और आगे चलते हैं. अभी कुंडलनी के बारे में हम सबको भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है. ये कोई आस्था पर आधारित बात नहीं है, किसी रिलीजन धर्म विशेष पर आधारित बात नहीं है. उसका भी थोड़े से एक साक्ष्य इकट्ठे किए हैं मैंने. ये जो साक्ष्य है मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा. ये पेल्विक बोन है आपके सामने. दिस इज नोन एज हॉली बोन. इसको पवित्र अस्थि माना जाता है एज पर लिटरेचर. कोई नई बात नहीं है, किसी धर्म विशेष की बात नहीं है. इसको दिस कंसेप्ट वाज फ्रॉम द टाइम ऑफ हिप्पोक्रेट्स. 400 BC में भी यह मान्यता थी. एंड दिस बोन वाज नोन एज हेरोस्टाउन के नाम से, पवित्र अस्थि होली बोन के नाम से जानी जाती थी. केवल उतना ही नहीं, रोमन्स की बात करें, रोमन्स के समय में भी इसको सैक्रेड बोन कहा जाता था, पवित्र अस्थि कहा जाता था. लेकिन एक प्रश्न उठा सबके मस्तिष्क में कि व्हाई दिस बोन इज नोन एज होली बोन, कि इसको एक पवित्र हड्डी या पवित्र अस्थि क्यों कहा जाता है. देयर शुड बी एनी लॉजिक. और उस समय इतिहासकारों का मानना है कि उस समय चर्चा हुई और लोगों ने अपने अपने मत दिए. दे जस्टिफाइड एंड दे प्रेजेंटेड देयर अजम्पशंस कि व्हाई दिस बोन इज नोन एज होली बोन. किसी ने कहा कि यह बोन हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को, सिंस दिस प्रोटेक्ट आवर जेनिटल ऑर्गन्स, so this is known as holy bone. किसी ने कहा कि ये धार्मिक कर्म कांड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कि this is used in religious practices, so this is known as holy bone, पवित्र अस्थि कहा जाता है. But final decision was taken at that time in the history कि since this bone is responsible for our rebirth, so this bone is known as holy bone.
और यह आश्चर्य था उस समय। यह केवल अगर किसी भी धर्म विशेष को उठाएं, उस धर्म विशेष में भी इसकी चर्चा है। मुस्लिम्स की बात करें, अबी हुरैरा द्वारा रचित हदीस, उसमें इसकी चर्चा है। क्या है? हदीस में अबू हुरैरा ने कहा है कि यह अस्थि कभी नष्ट नहीं होगी, दिस बोन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अल्लाह इस हड्डी से नए शरीर का निर्माण करेगा। प्रेजेंटेशन का, प्रस्तुतिकरण का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन दिस बोन इज मेंशन्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो। यदि इंडियन आइकनोग्राफी की बात करें तो इंडियन आइकनोग्राफी की बात यदि हम करें तो हम, यदि आपने सुना होगा कि श्री शिव के पुत्र श्री गजानन मूलाधार के शासक बताए जाते हैं, कि श्री गणेशा इज नोन एज द रूलर ऑफ मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र इज कंट्रोल्ड बाय हिम। एंड और शेप भी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यदि पेल्विक बोन का देखें, इसके जो दो इलियम है वो एक ईयर्स को दर्शाते हैं, और जो सामने एक पार्ट है वो एक ट्रंक को दर्शाता है। द शेप रिजेंबल्स दैट trunk is the shape of coccyx is same as trunk. अब बात करते हैं कि how to rejuvenate by practicing yoga. There are various means and methods by using that we can rejuvenate ourselves. बहुत से means and methods हैं। राजयोगी by practicing राजयोग activate the kundalini. तंत्र योगी by तंत्र विद्यास activate the kundalini. कर्म योगी कहता है मैं कर्म ठीक करूंगा, मेरी कुंडलिनी अपने आप जागृत होगी। ही और शी बिलीव्स इन कर्मास। हठ योगी बाय फोर्सफुल एक्सरसाइजेस एक्टिवेट द कुंडलिनी। बट द सिंपलेस्ट वे टू एक्टिवेट द कुंडलिनी, द simplest way to activate kundalini means the simplest way of rejuvenation is the सहज योग। सहज, it's clear from the word। सामने जो शब्द है, शब्द से ही क्लियर है, सहज, जो हम अपने साथ लेकर पैदा हुए, सहज, सह के साथ सहज योग। तो व्हाट डू यू मीन बाय सहज योग? हाउ टू प्रैक्टिस सहज योग? वी कैन प्रैक्टिस, आई एम गिविंग वन कंसेप्ट, वन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ यू। इसका अर्थ यह नहीं है कि वेरियस मीन्स एंड मेथड्स कैन बी प्रैक्टिस्ड। सहज योग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सहज योग इज a method of meditation which brings us back to in the evolution of human awareness. This is created by Shri Mataji Nirmala Devi in the year 1970 and has since spread all around the world. और उसके बाद पूरे विश्व में फैला हुआ है। It is the easiest way of activating कुंडलिनी। जो कुंडलिनी को एक स्पिरिचुअल पावर कहा गया है, जो कि एक हिडन अवस्था में हर व्यक्ति विशेष उस हिडन एनर्जी को, उस स्पिरिचुअल पावर को उसको लेकर पैदा हुआ है। एंड वी हैव टू एक्टिवेट दैट हिडन स्पिरिचुअल पावर, एंड दैट हिडन स्पिरिचुअल पावर कैन बी एक्टिवेटिंग बाय प्रैक्टिसिंग सहज योगा। I would like to share 2 comments given by the creator of सहज योग meditation, श्री माताजी निर्मला देवी। एक कमेंट जो शेयर आपके सामने, एक आपके सामने लिखा है, एक और शेयर करना चाहूंगा कि at the very outset we have to understand we cannot create truth, we cannot organize truth. Truth is, was and will be. It's not a mental imagination, it's not a concept. We cannot change truth. Where the important sentence is, where the seekers of truth are misled, the results might have been disastrous. तो रिजल्ट्स डिजास्टर्स तो हो सकते हैं, तो मिसलेड नहीं होना चाहिए। वी हैव टू ऑप्ट ए करेक्ट पाथ, जो कि आज के युग में मॉडर्न और नॉलेज एरा में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सही रास्ता मिले। तो योग से सही रास्ता कोई है नहीं। Second comment is in front of you. It is very important for everyone to have that knowledge of our roots in ourselves. It means we all have the knowledge. We should know that root. And Sahaj Yoga, that is very easy to perform. Sahaj Yoga allows the individual to become his own spiritual guide. If the individual becomes his or her own spiritual guide, then what else? Nothing else. It means by practicing yoga, by practicing any type of meditation, we can rejuvenate ourselves. हम अपनी कायाकल्प कर सकते हैं. We can maintain the balance between our Ida and Pingla Nadi by the help of Sushmana, by activating our Kundalini, by the help of chakras.
from sacral bone, from Muladhara, it starts activating and reaches a Sahasrara chakra, and we feel self-realization. Or in simple words, we can say that the expansion of consciousness takes place. And this practice is very easy to perform. We have to, by in Sahaj Yoga, we have to activate our chakras, we have to take bandhan, we have to provide a protective layer. And अब जो आज कोविड-19 का जो एक विश्वव्यापी महामारी है, इसमें तो एक प्रोटेक्टिव लेयर हमें चाहिए कि वी ऑल आर लिविंग इन ए प्रोटेक्टिव लेयर. लेकिन बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर से, जो एक आउटर बबल से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू create a inner protective layer also, and by practicing yoga we can build that inner protective layer also. तो जितना मुझे समय आवंटित किया गया था डॉक्टर अंजुम जी ने, मैं उससे शायद ज्यादा ले चुका हूं. उन्होंने मुझसे पहले भी आग्रह किया था कि प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर टाइम, तो उसके लिए माफी चाहता हूं. कुछ मिनट यदि मेरे ज्यादा हुए हो तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगेन आई एक्सप्रेस my sincere thanks to the organizers. Now I hand over the mic to the organizer, Dr. Anjum ji. Thank you, Dr. Rajiv, Professor Rajiv. That was really enlightening session. मन तो नहीं कर रहा सेशन को खत्म करने का, लेकिन थोड़ा से क्वेश्चन आंसर्स लेंगे हम, ताकि जिन लोगों ने आपका इतना अच्छा ज्ञान गंगा सुना है वो उसके लिए क्या सोचते हैं और क्या पूछना चाहते हैं. तो ओवर टू डॉक्टर माधुरी, वो हमारे गूगल मीट के चैट से क्वेश्चंस लेंगी, एंड द मॉडरेटर डॉक्टर रूबी मिश्रा, वो हमारे फेसबुक लाइव से जितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं अक्रॉस द ग्लोब उनके क्वेश्चंस लेंगी. सो ओवर टू यू डॉक्टर माधुरी एंड डॉक्टर रूबी. थैंक यू अंजू. डॉक्टर राजीव, this was such an enlightening session for me, and I feel that all our viewers will also be having the same feeling about it. Actually, the word yoga, we all know, and when you presented it, the yoga and rejuvenation, it actually connected the whole thing so easily that we can understand how to start with or how to do it. But I would like to take some of the questions. The first question, which actually is more of my question, I would say, is that I have seen in your biodata that you are an expert on regression analysis. So, and you have not mentioned about this regression analysis in this lecture. So my question is this regression analysis useful in treating some of the problems related to like chronic problems like depression or like some psychological problems? मैडम शुरू करो. जी. Madam, regression analysis is not related to yoga. Regression analysis is a statistical technique which is used to predict unknown on the basis of known. ये एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है. Since I am specialized in statistics and applied research and applied statistics, but by using regression analysis, we can conduct various research studies, various scientific research studies in the field of yoga. Let us take an example, prediction of risk of cancer on the basis of lifestyle. These types of, it means we can predict unknown on the basis of known. Suppose we are living in this lifestyle, हम इस जीवन शैली में रह रहे हैं कि whether we are living in a risk or we are risk free. These types of studies can be conducted by applying this regression analysis. But regression analysis term is not related to yoga at all. Okay, thank you so much. One more question, that what is the impact of yoga on the life satisfaction? मैडम, जो बात करें इम्पैक्ट की, योग का इम्पैक्ट लाइफ सेटिस्फेक्शन पर क्या होगा? रेस्टलेसनेस जब आती है तभी
व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता। एंड योगा जो हमारी रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेटिव टेक्निक्स वी कैन एलिमिनेट दिस रेस्टलेसनेस सिचुएशन। everything depends on the mind. मेरे हिसाब से जब अनरेस्ट है जी और रेस्टलेसनेस ऑलरेडी है, तो योगा के लिए हम अपने आप को ले ही नहीं जा पाएंगे योगा की तरह। रेस्टलेसनेस और योगा दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मेरे हिसाब से। और मैडम वेट, रेस्टलेसनेस को दूर करने के लिए ही तो योग को अपनाएगा व्यक्ति विशेष। जी बिल्कुल ठीक है। मेरा इससे आगे एक और सवाल है कि अगर हम बहुत रेस्टलेस हैं या कोई पर्सन है, तो ऐसे में क्या सिंपलेस्ट योगिक एक्सरसाइज आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सबसे सिंपल चीज है ये तो कम से कम कर लीजिए जिससे रेस्टलेस, मैं समझ गया, शायद आप कोरिलेट कर रहे हैं रेस्टलेसनेस को कि वो एक आसनास या कोई ऐसे योगिक अभ्यास। तो रेस्टलेसनेस की कंडीशन में हो सकता है कि वो व्यक्ति विशेष he or she is unable to do asanas, but various meditative practices he or she can do. So I will suggest some meditative practices. Out of all meditative practices, I have mentioned one, that is Sahaj Yoga meditation. It is very, and once entering in the Sahaj Yoga or once entering in any type of meditative practices, he or she may keep himself or herself very far away from restlessness. ओके, थैंक यू सो मच। आपका ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। जी हेलो। जी मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी फेसबुक से। श्योर। हेलो। हाँ जी, हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आज का हमारा जो ये फेसबुक का भी जो लाइव सेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और इसके माध्यम से भी विभिन्न विश्वविद्यालय के बहुत सारे हमारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ वाइस चांसलर्स हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, जैसे मनीष कुमार विश्वकर्मा जी का, उनका सवाल है, मैं एक साथ कुछ प्रश्न एक साथ ले लेती हूँ। मनीष कुमार विश्वकर्मा जी, आई होप आई एम ऑडिबल। यस मैडम, ऑडिबल। हेलो। हाँ, मनीष कुमार विश्वकर्मा जी पूछ रहे हैं कि बंध का क्रम कब आता है, आसन प्राणायाम के बाद या मध्य में? और एक और प्रश्न है नीलम राज जी का। प्लीज मैडम, किसका क्रम की बात हुई? ये अब मुझे भी नहीं समझ आया, बंध का क्रम। अब ये अच्छा, बंध का क्रम, ओके क्या ओके, हाँ क्लियर, दैट्स क्लियर। एक और प्रश्न, नीलम राज जी का कि which part of yoga you will recommend, all 8 limbs meditation only or 8 limbs? एक ये प्रश्न है। और दूसरा एक और है, रेफरेंस बिटवीन योगा एंड सहज योगा, ये अभिषेक आनंद सिंह पूछ रहे हैं। साथ में हमारे इन तीनों को लेते हैं, नहीं तो ओवरलैप होगा, इन तीनों को लेते हैं। जी पहले इन 3 क्वेश्चंस को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि बंद का सीक्वेंस क्या होगा। मैडम, महर्षि पतंजलि की बात करें या स्वामी चरणदास के योग के सीक्वेंस की बात करें, 8 लिम्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आई होप ही और शी इज हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बंधों की बात करें, बंद का हम अभ्यास करते हैं मेनली ड्यूरिंग प्राणायाम। इट मीन्स ब्लॉक कर, हम जैसे कि जालंधर बंद की बात करें, टकिंग द चिन, जो कि हम रिटेंशन, जो ब्रेथ को रिटेन करते हैं, वो ब्रेथ को रिटेन करते वक्त उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि प्राणायाम के समय है तो क्रम सीधा हो गया कि आसन के बाद प्राणायाम करेंगे, ड्यूरिंग प्राणायाम वी हैव टू अप्लाई द बंद। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था मैडम? हेलो, am I audible? जी
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये क्वेश्चन है सर कि रेफरेंस बिटवीन योगा एंड सहज योगा, और which part of yoga you will recommend all 8 यस limbs मैडम, or सेकंड meditation? 8 limbs. क्वेश्चन वाज वो जो दूसरा प्रश्न था वह था कि क्या हम सारे के 8 लिम्स को अपनाएं या किसी एक लिम्ब को अपनाएं, मत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को इसमें। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इफ वी आर एबल टू अडॉप्ट ऑल लिम्स इन आवर लाइफ, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एज पर आवर सुटेबिलिटी ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रत्येक व्यक्ति विशेष की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार हम चयन कर सकते हैं। यदि हम बात करें, आप सबने नाम सुना होगा सदगुरु जग्गी का, एक वर्ल्ड समिट हुआ था जहां बात हो रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छा वाक्य है जो मेरे माइंड स्टफ में आज तक है कि विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। किसी व्यक्ति विशेष में परिवर्तन के बिना हम इस विश्व में या समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवरसेल्व्स वी शुड अडॉप्ट ऑल द प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग यम एंड नियमा आल्सो वी शुड अडॉप्ट इन आवर लाइफ। और जो लास्ट क्वेश्चन था अभिषेक जी का कि आई थिंक डिफरेंस बिटवीन योग एंड सहज योग, जी योग, जी, हाँ जी बिल्कुल, योग has different aspects, different limbs, but Sahaj Yoga is only based on meditative practices that is related to only the activation of Kundalini. On the other hand, Yoga has 8 different limbs: Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. That is the complete concept of Yoga, but Sahaj Yoga is a meditative practice specially invented by Shri Mataji Nirmala Devi, the creator of Sahaj Yoga meditation in the year 1970 to activate Kundalini. It means to activate that hidden spiritual power. सर कल भी ये मेरा प्रश्न था और आज भी है, ये अंतिम प्रश्न मैं लूंगी अपनी ओर से कि सर ये आज के युग में, जैसे कल भी हमें जो ललित मदान जी ने एक भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया था, पर आज के युग में भी क्या बिना गुरु के योग के उस आत्मिक साधना तक पहुंचा जा सकता है? ये और साथ में ये कि उस गुरु तक कैसे पहुंचा जाए, अगर कहीं ना कहीं एज अ वो गुरु भी एक तरह से एक ह्यूमन है और ह्यूमन में कोई ना कोई कमी उसको दिखती है, तो उसको गुरु मतलब उस रूप में ले नहीं पाता, तो उस गुरु तक कैसे पहुंचा जाए? ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगी सर। मैडम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही संवेदनशील है, इट्स वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। लेकिन आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मेरी आखिरी स्लाइड में था। एक था कि वेयर द सीकर्स ऑफ ट्रूथ आर मिसलेड, यहाँ सीकर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब था गुरु की तलाश भी तो आप सीकर हैं। इट मींस अगर अगर गलत व्यक्ति टकरा गया, द रिजल्ट्स माइट हैव बीन डिजास्ट्रस, वो भी है। और दूसरी बात एक और कही गई थी, बिल्कुल, और आज के युग में आप कह चुके हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है कि चयन करना या ढूंढना। दूसरी बात थी उसमें आपका जो बचा हुआ अंश है प्रश्न का, वो छुपा हुआ है। By practicing सहज योग meditation, the individual becomes his or her own spiritual guide. तो क्यों ना आप स्वयं के ही बन जाओ? मेरा तो सोच ऐसा है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड आंसर आप सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा स्पॉन्टेनियस आंसर यही है कि by practicing योग, by practicing सहज योग meditation, the individual becomes his or her own spiritual guide. व्यक्ति अपने आप को गाइड करने लगता है, उसका माइंड स्टफ जो उसकी एंटायरिटी ऑफ माइंड है उसको गाइड करेगी। थैंक यू डॉक्टर रूबी, थैंक यू डॉक्टर माधुरी। आज के इस ज्ञान गंगा में सबसे पहले प्रकाश डाला आपने ग्लाइकोलाइटिक एसिड सिस्टम, साइंटिफिक वे, डिले फैटिग फ्रॉम थ्रू प्राणायाम, 72,000 नाड़ी में इडा, पिंगला एंड सुषुम्ना। और आज ये क्लैरिटी हुई कि सुषुम्ना इज सिचुएटेड बिटवीन द इडा एंड पिंगला, बैलेंसिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ऋषि श्वेताश्वर जिन्होंने प्रसन्न इंद्री और प्रसन्न आत्मा का ज्ञान दिया, ऋषि स्वरात्मा जी
हठ योग प्रदीपिका के द्वारा यौगिक सत्व की बात करते हुए, और हम आए ऋषि पतंजलि पे, जिन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ योगा को सूत्रों में बांधा, आयुर्वेद महासंपदा दिया और ग्रामर पर भी एक ग्रंथ दिया। नाड़ी और चक्रों की बात चली और मनोविज्ञान पर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की बात हुई, जहां डॉक्टर प्रोफेसर राजीव चौधरी ने बताया कि फोर्थ स्टेज सुपर कॉन्शियस माइंड कैन ऑल्सो बी अटेन्ड थ्रू योगा। साक्ष्यों के साथ पवित्र अस्थि, होली बोन, जो 400 BC की बात हुई, और इसके लॉजिक के साथ हम आए, लॉजिक बिहाइंड योग, राजयोग, तंत्र योग एंड अदर टाइप ऑफ योगास। सिंपलेस्ट वे में हम सहज योग कुंडलिनी पे आए, और ट्रुथ will refrain and it can always remain the truth and it should refrain from the wrong concepts, जहां अभी डॉक्टर रूबी ने भी कहा गुरु, तो सहज योग हमें सिखाता है ओन टू बिकम ओन स्पिरिचुअल गाइड। आप इस योगा के साइंसेस को समझिए, अपनी नाड़ियों को समझिए, अपने चक्रास को समझिए, और उनको जब हम कंट्रोल करने या रिजुविनेशन की बात पर आए तो हम स्वयं को साधक मानकर और स्वयं ही साधें। हम ही गुरु हैं, हम ही साधक हैं। इसके साथ ही आज के ज्ञान गंगा में हम बहे सिंधु घाटी तक, और हमें पता लगा कि विकट आसना का जो मुद्रा है वो उस समय की मुद्रा पर चित्रित था, और हमारे पास साक्ष्य हैं कि पतंजलि ने 2500 साल पहले योग सूत्र लिखा, उसके साइंसेस हमें दी, इसलिए हम वहां तक तो जानते हैं, लेकिन उससे पहले जाएं तो ये ज्ञान 6000 साल पुराना है, जहां के साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास हैं। तो इसी आखिरी गुरु मंत्र के साथ जो आज हमें प्रोफेसर राजीव चौधरी ने दिया कि अपने गुरु खुद बने और अपने को साधें, सेल्फ स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चलें, इसीलिए हम सभी को इसका ज्ञान, इसका प्रक्षेप और इसके साक्ष्यों को जानना चाहिए, जो हमें ये कॉन्फिडेंस दे कि हम स्वयं को स्वयं साध सकते हैं। बीच का एक क्वेश्चन आया था, डॉक्टर माधुरी ने लिया था कि अगर हम स्ट्रेस में हैं, और मैं चैट में देख रही थी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था प्रोफेसर राजीव, कि अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हम योगा या मेडिटेशन कैसे करें। इसी के लिए अगर 10 मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग मेडिटेशन करने की आप कोशिश करेंगे, देखिए बेबी स्टेप लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप से ही हम जो है सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, किसी भी तरीके से हैं, तो सहज योग या ब्रीदिंग, कोई भी मार्ग आप अपनाएं जो आपको अच्छा लगता है, आसना में बैठना अच्छा लगता है, एक आसन अच्छा लगता है, आप उसके थ्रू 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स धीरे धीरे योगा के इस मार्ग पे चलें। और हमारे 21 दिनों में ये सारे योगा साधक, योगाचार्य हमें जितने मंत्र, इतिहास, साक्ष्य और आगे चलने के मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो मुझे लगता है इन 21 दिनों के बाद हम सब अपने अपने सुपर कॉन्शियस माइंड के लिए, सुपर कॉन्शियस सोल के लिए कुछ स्टेप्स आगे चल पाएंगे। धन्यवाद प्रोफेसर राजीव चौधरी जी, बहुत अच्छा सेशन था, वेरी एनलाइटनिंग, और सबसे अच्छा मंत्र मुझे लगा खुद के साधक, खुद के गुरु बने और स्वयं साधक बने, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के लिए बुद्धा का भी बात आया था, और बुद्धा कहते हैं आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। धन्यवाद। मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राजेंद्र लाल को टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Dhanyavad, madam. Thank you very much. Namaste to one and all. Respected speaker, sir, principal, and distinguished participant and audience. First and foremost, our thanks goes to Professor Rajiv Chaudhary, who very kindly accepted our humble request to grace this occasions in the series of 21 days International Yoga Festival. Your august presence provides the much needed encouragements to the participants, scholars, the students engaged in furtherizing the horizons of knowledge, learning, and scholarship. So we hope we would continue to have your support and blessing as we endeavors to bring transformations through people's life for all that
our humble and sincere thanks. We also thank our worthy principal, Dr. Rajiv Agarwal, whose dynamic leadership and affable qualities had been a constant source of inspirations for our staff and students. Thank you very much, sir. We would like to thank the people from different parts of the world who have joined us for particular these sessions, for being with us for today. Wisdom comes through suffering. We are also grateful to our today's moderator, Dr. Madhuri Goel and Dr. Ruby Mishra. We realize that the pressing engagements of new responsibilities are challenging, but still you were kind enough to be amongst the select the questions from Facebook and Google Meets to serve as beacon light for the inquisitives. Thank you very much. We extend our thanks to Dr. Aditya Saxena, convener IQAC, for continued technical support. Thank you very much once again, sir. We also wish to express our gratitude to the various committees which have cooperated with us in making arrangements for this webinar. We also thank all the teachers, scholars, distinguished lovers of yogas and participants through Facebook Live and Google Meet, whose presence here adds to the dignity of this occasion. I would like to conclude this session with the mantra, Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Sarantu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyanti, Ma Kaschit Dukbhag Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. May all be prosperous and happy. May all be free from illness. May all see what is spiritually uplifting. May no one suffer. Om peace. Thank you, Dr. Rajendra. That was blessings and praying for whole world in this pandemic. Thank you. I would like to thank Dr. Brahmdev from Atlanta, Dr. Girisha from Arizona to stay. They have stayed throughout this session in this odd hour. Thank you. Thank you, Dr. Avdesh from Fiji. Thank you, Dr. Nina from Poland. And thank you all who are sparing their precious time spending with us. क्योंकि लेक्चर बहुत ही अच्छे हो रहे हैं सारे, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि हम लोग सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग इवनिंग तक फेसबुक, यूट्यूब चैनल उन पे डाल देते हैं और हमारे कॉलेज देशबंधु कॉलेज की वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये इतना बड़ा ज्ञान भंडार है कि एक बार के अनुसरण, मेरे ख्याल से उसके कारण हम अनुसरण नहीं कर पाएंगे, हमें बार बार समझना होगा और कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण भी हो सकता है हम डिस्टर्ब रहे हों, तो इसको शांति से सुनने के लिए हम इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे। इसके लिए साथ ही में डॉक्टर अंजना और डॉक्टर मोनिका बजाज दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगी। दे आर आवर यंगेस्ट कोलीग एंड दिन और रात ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं आप लोगों को बेहतर डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स कराने के लिए। थैंक यू वंस एंड ऑल। Tomorrow's lecture will be from Atlanta. Acharya Shri Brahmdev ji is going to deliver lecture for tomorrow. So see you all tomorrow on his session. Thank you once again. Have a good day. Namaskar from India.